अरे भैया, आप इतनी जल्दी ऑफिस से कैसे आ गए आज आप? हाँ बेटा, क्या तूने छुट्टी लिया है ऑफिस से? नहीं माँ, आज मेरी मीटिंग थी और मीटिंग जल्दी खत्म हो गई, इसीलिए मैं जल्दी घर आया। अच्छा ही हुआ जो मेरी मीटिंग आज जल्दी खत्म हो गई। कम से कम यहाँ आकर मुझे पता तो चल गया कि मेरे अपने बच्चों के साथ क्या हो रहा है, वह भी मेरे अपनों के द्वारा। मधुर, तू कहना क्या चाहता है बेटा? क्या तेरी बेटियों ने हमारे खिलाफ भड़का दिया तुझे? यही तो मैं तुमसे समझा रही हूँ कि ना अपनी बेटियों की बातों में मत आया करो तुम। अरे ये तो तुम्हें कुछ भी बताती है, हमारे खिलाफ भड़काती है। हाँ भैया, ये सोनू बिट्टू ना कम नहीं है, बेकार का तिल का ताड़ करते रहती है। चुप करो काजल, चुप करो। मुझे सब नजर आता है कि कौन तिल का ताड़ करता है। जब मैंने 10,000 रुपए सोनू और बिट्टू के हाथ में दिया था, यह कहते हुए कि तुम्हारी बुआ और दादी के साथ शॉपिंग पर चली जाना और अपनी पसंद की चीजें ले आना, तो तुम्हें वो रुपए लेने की क्या जरूरत थी? तुम्हारी शॉपिंग के लिए तो मैंने तुम्हें 2 लाख रुपए पहले से दे रखा है। बस कर मधुर, बस कर। अपनी बित्ता बित्ता भर की बेटियों की बात को सुनकर ना तू कल परसों ब्याहने वाली बहन को उल्टी सीधी बातें सुना रहा है। हाँ पापा, रहने दीजिए ना। भैया, बेकार में आप मुझे मत चिल्लाइए। अगर आप चाहे तो मैं आपके 2 लाख रुपए आपको वापस दे सकती हूँ, लेकिन ना आप अपने बच्चों के सामने मुझे मत डांटिए। काजल, ये भी बच्चियां हैं, इनका भी मन करता है कोई चीज अपनी पसंद से लेने का, पहनने का, खाने का। अरे कभी तो तुम समझा करो कि इन्हें भी अपने साथ बाहर लेकर जा सको। बस भैया बस, आप हमारे ऊपर रुपए खर्च करते हैं, इसीलिए आप एहसान जताते हैं। इसीलिए तो आपके मुंह में जो आता है वो हमें सुना देते हैं। मम्मी, आप भैया के सारे रुपए भैया को वापस कर दीजिए। मुझे नहीं करना है उनके रुपयों में कोई शॉपिंग, और बिना शॉपिंग के भी मेरी शादी हो सकती है। आप एक जोड़ी कपड़े में मुझे विदा कर देना इस घर से। मधुर, तू ठीक नहीं कर रहा है बेटा। अरे अपने बच्चों की बातों में आकर तो अब क्या ही कहूँ मैं तुझसे। अरे ये लड़कियां ही ऐसी हैं, तिल का ताड़ करती हैं। पता नहीं ऐसी आदत रही तो आगे चलकर कौन ब्याहेगा इन लोगों को। माँ बस, मेरी बेटियां ना किसी की दया की मोहताज ना होंगी। मैं अपनी बेटियों को ऐसे बनाऊंगा कि ये कभी किसी के सामने अपने लिए भीख नहीं मांगेंगी। ये सब कहने की बात है मधुर, लेकिन वास्तविकता कुछ और ही होती है। अरे हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए ना अच्छा ही सोचते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि हर बच्चे अपने माँ बाप की उम्मीदों में खरा उतरे। अरे भाई बस भी करो, इस घर में तो रोज की किलकिल लगी हुई है। कभी तो कोई चीज शांति से हो जाए इस घर में। हाँ हाँ, आप अपने बेटों से और अपनी पोतियों से कुछ मत कहना, बस अपनी पत्नी और बेटी पर खूब हुक्म चलाना। अरे भाग्यवान, मैं किसी के ऊपर हुक्म नहीं चला रहा हूँ। बस मैं यही चाहता हूँ कि इस घर में ना सुख शांति हो। और आपका सुख शांति से मतलब सीधे सीधे काजल से होता है। चिंता मत कीजिए, कुछ दिनों में ब्याह कर मेरी बेटी अपने ससुराल चली जाएगी, तब खूब शांति से रहना इस घर में। मधुर, देखो बेटा, मैं जानता हूँ कि काजल का व्यवहार बच्चों के प्रति ठीक नहीं है। वह अभी भी अपने आप को बच्ची ही समझती है और इन दोनों बच्चों से हमेशा लड़ते झगड़ते रहती है। लेकिन बेटा, अब उसका भी घर संसार बसने जा रहा है। अब धीरे धीरे उसके अंदर भी समझदारी आएगी और वह भी रिश्तों की अहमियत को समझेगी। लेकिन पापा देखिए ना, अरे काजल तो फिर भी ठीक है, लेकिन माँ को तो समझना चाहिए ना। अरे मेरे बच्चों के भी मन में तो उत्साह है ना कि उनकी बुआ की शादी होने वाली है। इनका भी तो मन होता होगा ना पापा कि कोई चीज सामने से खरीदे। ठीक है बेटा, एक काम करो ना, एक दिन ऑफिस से छुट्टी लो और बच्चों को तुम ही मार्केट लेकर चले जाओ। देखो, जब तुमने इन्हें माँ और पिता दोनों की जिम्मेदारी निभाने की बात कही है, तो थोड़ा बहुत तो ऑफिस से समय निकालना पड़ेगा और माँ की भी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। तुम्ही ने कहा है ना बेटा कि तुम इन्हें सौतेली माँ लाकर नहीं दोगे, बल्कि माँ के सारे फर्ज ही तुम ही निभाओगे। इसीलिए बेटा, दूसरों के ऊपर दोषारोपण करने से बेहतर है कि तुम खुद बच्चों के लिए समय निकालो। हाँ पापा, आप ठीक ही कहते हैं। बच्चों, जाओ जल्दी से रेडी होकर आओ, हम मार्केट चलेंगे। नहीं पापा, हमें कुछ नहीं चाहिए। बेटा, मैं जानता हूँ कि तुम उम्र से ज्यादा समझदार हो, लेकिन देखो, अपने लिए ना सही पर सोनू के लिए तो चलो। सोनू को तो बहुत सारी चीजें लेनी है। ठीक है पापा, हम अभी आते हैं। इस तरह मधुर अपने पिता की बात को सत्य जानकर अब अपने बच्चों की जिम्मेदारी वह अपनी माँ और बहन के ऊपर डालने से बचने लगा और बच्चों की सारी जिम्मेदारी खुद ही उठाने लगा। धीरे धीरे समय बीतने लगता है और इधर काजल की शादी की तैयारी जोरों शोरों से चलने लगती है। अब बच्चे भी खुश थे क्योंकि वो अपने पिता के साथ बाजार जाकर अपने पसंद की सारी चीजें ले आए थे। और धीरे धीरे 1 महीना बीत जाता है और फिर वह दिन भी आ जाता है जब काजल की विदाई होती है। बेटा, हमारी बिटिया बहुत लाड प्यार से पली बड़ी है, इसका ख्याल रखना। देखो, इसे घर के काम काज अच्छे से तो नहीं आते, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ सीख जाएगी। आप चिंता मत कीजिए मम्मी जी, बस ये सोचिए कि काजल एक घर से निकलकर अपने दूसरे घर में जा रही है। हम सब काजल का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। इस तरह काजल विदा होकर अपने ससुराल चली जाती है। काजल के जाते ही सोनू के माँ ने खुशी का ठिकाना नहीं था। वो बहुत खुश हो रही थी कि अब उन्हें कोई डांटेगा नहीं या किसी चीज के लिए कोई रोक टोक नहीं करेगा। दीदी, अब तो
बुआ नहीं है ना, अब तो मैं बुआ के कमरे में जा सकती हूँ और बुआ की चीजों को यूज भी कर सकती हूँ। अब तो मुझे कोई नहीं डांटेगा। नहीं सोनू, ये गलत बात है। देखो बुआ नहीं भी है तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम बुआ के कमरे में नहीं जाओगे। नहीं दीदी, मैं तो जाऊंगी। मैं तो इस दिन का कब से वेट कर रही थी। क्या कह रही है सोनू तू? तुझे क्या लगता है कि तेरी बुआ चली गई है तो अब तेरी बुआ का कमरा मैं खुला रखूंगी? अरे उस कमरे में तो मैं ताला लगा कर रखूंगी। वो चली गई है तो कोई उसका राज खत्म नहीं हुआ है इस घर से। वो इस घर की बेटी है और हमेशा रहेगी, समझी? अपनी बुआ के कमरे में जाने का सोचना भी मत। क्यों दादी, क्यों लगाएंगी आप ताला? अब तो बुआ चली गई है ना, अब तो बुआ का दूसरा घर है। ऐसा नहीं बोलते हैं सोनू। बिट्टू, तू इस शरारती सोनू को ना साफ साफ समझा दे कि ये अपनी बुआ के कमरे में जाने का सोचेगी नहीं, ठीक है? और समझाने के बाद सीधे रसोई में आ जाना। रसोई में इतना सारा काम बगरा हुआ है और ये अपनी बहन के साथ बैठकर कमरे में गुटुरगु कर रही है। अरे मैं नौकर नहीं हूँ जो तुम लोगों को चपातियाँ बना बना कर खिलाऊंगी। ये क्या दीदी, मुझे तो लगा था कि बुआ के जाने के बाद हम मजे से रहेंगे, लेकिन ये दादी तो हमें और ज्यादा परेशान कर रही है। कोई बात नहीं बिट्टू, तू जाकर अपना होमवर्क कर ले और मैं दादी के साथ काम निपटा कर आती हूँ। इस तरह काजल के चले जाने के बाद भी सोनू और बिट्टू के ऊपर से प्रेशर कम नहीं हुआ था। अब तो बिट्टू के ऊपर घर के कामकाज की जिम्मेदारियां और बढ़ चुकी थी। वह उम्र से पहले ही बड़ी हो चुकी थी। घर के सारे काम वह संभालने लगी थी। धीरे धीरे 5 साल का समय बीत जाता है और अब सोनू और बिट्टू दोनों बड़े हो चुके थे और साथ ही वह हर चीज को बहुत सूझबूझ और जिम्मेदारी से निभा रहे थे। हेलो काजल बिटिया, कैसी है तू? अरे तू रोज रोज फोन क्यों नहीं करती है? और फोन करो तो रिसीव भी नहीं करती है। क्या बताऊं मम्मी, यहाँ तो काम का बोझ जैसे सिर के ऊपर से उतरता ही नहीं है। इतना काम है कि बस दिन रात काम में ही लगे रहो। हाँ बेटा, ये बात तो है। तेरे ससुराल में ना इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं तेरे ऊपर कि तुझे पूरे टाइम बस डटे ही रहना पड़ता है। तेरी जेठानी मदद नहीं करती है क्या बेटा घर के कामों में? अब मैं क्या कहूँ मम्मी, दीदी तो अपने बच्चों को गोद में लेकर बैठी रहती है। बस पूरे टाइम बच्चा परेशान कर रहा है, बच्चा दूध नहीं पी रहा है, बच्चा को बुखार आ गया है, बस यही चोचले चलते रहते हैं उनके। और इस चक्कर में माँ जी उन्हें कुछ कहती ही नहीं और सारा काम मुझे ही करने को कहती है। और मम्मी, अब तो खुशखबरी है, आप भी नानी बनने वाली हैं। इस चक्कर में ना मुझसे रसोई संभाले नहीं संभलती है। बस मुझे बार बार चक्कर आता है मम्मी, और खाने पीने का भी कुछ मन नहीं करता है। बार बार मुझे उल्टी सी आती है। क्या सच में बेटा मैं नानी बनने वाली हूँ? हाँ माँ, लेकिन मैं खुश नहीं हूँ क्योंकि घर के काम काज के बोझ ना मेरे सिर से उतरते ही नहीं है। वैसे माँ, एक बात कहूँ मैं आपसे? बोलना बेटा। बिट्टू के फाइनल ईयर के एग्जाम तो हो गए हैं ना। मैं सोच रही थी कि वह घर में खाली पीली तो है, कुछ महीनों के लिए आप बिट्टू के यहाँ भिजवा दीजिए ना। कम से कम घर के काम काजों में मेरी मदद हो जाएगी। ठीक है बेटा, मैं देखती हूँ कोशिश करके। वैसे तो मुझे लगता नहीं कि मधुर इस बात के लिए हाँ कहेगा। माँ आप बताइए ना कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, शायद मेरी तबीयत का सुनकर भैया तैयार हो जाए। हाँ बेटा। बेटा मधुर। हाँ माँ, क्या हुआ? बेटा खुशखबरी है, तू मामा बनने वाला है और मैं नानी बनने वाली हूँ। अरे वाह माँ, सच में ये तो बहुत ही खुशी की बात है। लेकिन बेटे एक समस्या है। डॉक्टर ने कहा है काजल को कि उसे आराम की जरूरत है, लेकिन वह अपने छोटे मोटे कामों के लिए बार बार उड़ती ही रहती है। तुम तो जानते हो ना कि राघव की ड्यूटी तो 10-12 घंटों की है और काजल की जेठानी के तो अपने खुद 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, वह उनका ही ध्यान रखती है। हाँ माँ। तो मैं चाहती थी बेटा कि बिट्टू को कुछ दिनों के लिए हम काजल के घर भिजवा देते, जिससे काजल की मदद हो जाती। नहीं माँ, मैं बिट्टू को काजल के घर नहीं भिजवा सकता क्योंकि बिट्टू के अगले महीने पीएससी की परीक्षा है। अच्छा, तो तेरे लिए तेरी बहन से बढ़कर बिट्टू की परीक्षा है। अरे कौन सा पढ़कर कलेक्टर ही बन जाएगी वो। क्यों नहीं बन सकती माँ? अरे इसमें अलग क्या है? अरे हम जैसा ही कोई न कोई एक इंसान जाकर कलेक्टर की कुर्सी में बैठता है, और यदि कोई ईमानदारी से मेहनत करे, सच्ची लगन से पढ़ाई करे तो कलेक्टर क्यों नहीं बन सकता? अरे बेटा, इस वक्त काजल की तबीयत ठीक नहीं है, उसे अपनों की जरूरत है। माँ तो एक काम क्यों नहीं करती, आप काजल को यहाँ ले आइए और आप भी तो काजल की देखभाल कर सकती है ना। मधुर तो समझता क्यों नहीं? आज नहीं तो कल बिट्टू को ब्याह करके दूसरे घर जाना है, दूसरा संसार बसाना है। अरे वो घर के कामकाज अब नहीं सीखेगी तो कब सीखेगी? कम से कम काजल के घर चली जाएगी तो इस बहाने चूल्हा चौका तो समझेगी वो। नहीं माँ, नहीं जा सकती बिट्टू काजल के घर, उसे पढ़ाई करना है। मैं उसे चूल्हा चौका नहीं करवाना चाहता। अरे बेटा, चाहे बेटी कलेक्टर ही क्यों न बन जाए, चूल्हा चौका तो उसे संभालना ही पड़ता है क्योंकि बेटियों का जन्मसिद्ध अधिकार है ये। ऐसा कुछ नहीं है माँ, आप ना अपनी सोच बदलिए। जा कर ले अपने मन की कर ले, लेकिन जब इन लड़कियों को कोई ब्याहेगा नहीं ना, तब तुझे समझ में आएगा। तू कलेक्टर भी बनाएगा ना लड़कियों को, तो इसे ब्याहना तो पड़ेगा ही तुझे। और जब घर के काम काज रीत रिवाज कुछ समझ में नहीं आएगा ना, तो ऐसी लड़कियों को कोई नहीं ब्याहता है।
ठीक है बेटे ठीक है, तू अपनी बेटियों को खूब पढ़ा लिखा खूब कलेक्टर बना, और मेरी बेटी वहाँ मरती है तो मर जाने दे। नहीं दादी मैं ऐसा मत बोलिए, अगर बुआ की तबीयत ठीक नहीं है ना तो मैं जाऊंगी बुआ के पास और बुआ की हेल्प करूंगी। लेकिन बेटा अगले महीने तेरे एग्जाम है, तुझे एग्जाम की तैयारी करनी है। पापा डोंट वरी, मैं वहाँ कोई 24 घंटे काम में नहीं लगी रहूंगी। मैं जब समय मिलेगा तो वहाँ भी पढ़ाई कर लिया करूंगी। इस समय हमें बुआ की देखभाल करना ज्यादा जरूरी है। एग्जाम का क्या है पापा, ये तो हर साल होते हैं, लेकिन बुआ की सेहत के साथ हमें कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए। लेकिन दीदी आप वहाँ बुआ की देखभाल करने जाएंगी तो फिर पढ़ कैसे पाएंगी? और पीएससी कोई छोटी मोटी परीक्षा नहीं है, तो चिंता मत कर सोनू, मैं सब मैनेज कर लूंगी। नहीं सोनू, बुआ के लिए बुआ के ससुराल वाले हैं ना, और ज्यादा ही होगा तो हम दादी को भिजवा देंगे। नहीं पापा, दादी के घुटनों में प्रॉब्लम रहती है, दादी तो खुद ढंग से चल फिर नहीं सकती हैं। इस तरह मधुर ने अपनी बेटी बिट्टू को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बिट्टू नहीं मानी। बिट्टू को तो बस अपनी बुआ की सेहत का ख्याल हो रहा था। इस तरह बिट्टू ने जैसे तैसे अपने पापा को समझाया और कुछ दिनों के लिए वह अपनी बुआ के घर चली गई। अरे आ गई काजल बेटा, तुम्हारे भाई की बेटी। हाँ माँ जी, वो मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती ना, तो मैंने अपनी मदद के लिए इसे बुलवाया है कुछ दिनों के लिए। चलो अच्छी बात है, सबकी मदद हो जाएगी। आओ आओ बेटा आओ, मैं तुम्हें रसोई दिखाती हूँ और समझाती हूँ कि क्या क्या काम करना है तुम्हें। ठीक है, लेकिन मम्मी जी मैंने इसे अपनी मदद के लिए बुलवाया है, आप इसे रसोई में क्यों लगा रही हैं? अरे बहू रानी, रसोई भी तो तुम्हारी जिम्मेदारी है ना, और बड़ी बहू का तो बच्चा छोटा है, इसीलिए वो अभी रसोई संभाल नहीं सकती, तो तुम्हारे हिस्से का काम भी तो इसे ही करना होगा ना। आओ आओ बिट्टू आओ, मैं रसोई दिखाती हूँ तुम्हें। ठीक है। अच्छा हुआ बिट्टू जो तुम आ गई, अब थोड़ी देर ना मेरे मुन्ने को भी संभाल लेना तुम। जी ठीक है। दीदी मैंने इसे यहाँ आपके मुन्ने को संभालने को नहीं बुलवाया है, मैंने अपनी मदद के लिए बुलवाया है। मेरे मुन्ने को संभालना क्या थोड़ी बहुत आपकी जिम्मेदारी नहीं है देवरानी जी? जब आपका भी लाल गोपाल होगा तो उसे भी तो हम संभालेंगे ना। ये क्या बात हुई? बिट्टू को यहाँ मैंने अपने आराम के लिए बुलवाया है, लेकिन इन लोगों ने तो मुझसे पहले ही सारा काम सौंप दिया उसे। इस तरह बिट्टू के आ जाने से काजल के ससुराल वाले खुश हो जाते हैं और बिट्टू को एक के बाद एक अपना सारा काम समझा देते हैं। अब बिट्टू दिन भर काजल के ससुराल का काम करती, काजल की जेठानी, काजल की सास और यहाँ तक काजल की ननद का भी सारा काम बिट्टू ही करने लगी थी। बिट्टू को पढ़ाई करने का जैसे समय ही नहीं मिल रहा था। मुनमुन मुनमुन बेटा। क्या बात है मम्मी? बेटा अब तुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, तू मन लगाकर अपनी पीएससी की तैयारी कर, क्योंकि यहाँ घर के काम काज संभालने के लिए अब तुम्हारी भाभी की भतीजी आ गई है बिट्टू। तुम्हें जो भी काम बताना हो या जो भी मदद लेना हो तुम बिट्टू से ले लेना। क्या बिट्टू आई है? लेकिन मम्मी पीएससी का फॉर्म तो बिट्टू ने भी भरा है, मेरे साथ वह 1 मंथ कोचिंग भी गई थी, लेकिन उसने कोचिंग आना बंद कर दिया। अरे मुनमुन, पीएससी पास करना कोई हंसी मजाक का खेल तो नहीं है। अरे बिन माँ की बेटी है, पीएससी करने की बात तो दूर, कम से कम अच्छे घर में उसकी शादी हो जाए, यही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि बिन माँ की बेटी को ना लोग ब्याहते नहीं है, कहते हैं बिन माँ की पली बड़ी है, इसे क्या ही घर के काम काज आते होंगे, और वो चली है पीएससी के सपने देखने। मुनमुन दीदी। हाँ बिट्टू। मुनमुन दीदी आप तो कंटिन्यू कोचिंग जाते रहे ना, आपके क्या कुछ पुराने नोट्स मिल सकते हैं मुझे? मैं भी थोड़ी तैयारी कर लूंगी। अरे बिट्टू बेटा, तू भी क्या उल्टे सीधे सपने पाल कर बैठी है? देख पीएससी पास करना ना सबके बस की बात नहीं है, और देख तू तो यहाँ आ गई है, हम तुझे ना घर के सारे कामकाज बहुत अच्छे से सिखा देंगे, और जब तुम घर के कामकाज सीख जाओगी तो तुम्हारी शादी अच्छे घर में हो जाएगी। इससे ज्यादा बड़े सपने मत पालो बेटा, बाद में बड़ी तकलीफ होगी तुम्हें। ठीक है ना, जा जाकर रसोई संभालो और देखो तुम्हारी बुआ को क्या चाहिए। ठीक है। अरे मम्मी क्यों कह दिया आपने उसे ये सब? उसे अच्छा नहीं लगा होगा। अरे बेटा क्या उसे झूठे दिलासे दूं मैं? सच का सामना तो उसे आज नहीं कल करना ही होगा। अब तू ही बता, क्या वो बिन माँ की बेटी तेरी बराबरी कर सकती है? तुझे इतना लाड दुलार मिला है, तुझे हर चीज की आजादी मिली है, तेरे सारे शौक पूरे हुए हैं, वो तेरी बराबरी कर सकती है क्या? हाँ हाँ मम्मी, ये तो बात सच कह रही हैं आप। कहाँ मैं और कहाँ वो, मैं तो पिछले 8 महीनों से कोचिंग जा रही हूँ और मुझे अच्छा खासा नॉलेज है। और बिट्टू बिट्टू तो बस घर के कामकाज में ही रहती है, उसे भला क्या ही आता होगा। हाँ हाँ बिटिया, मन लगाकर पढ़ाई कर और पीएससी की परीक्षा ना तू पास कर ही लेना इस बार। हाँ मम्मी, पास तो कर लूंगी, इतना कॉन्फिडेंस तो है मुझे। ठीक है बेटा, कर कर अच्छे से पढ़ाई कर, किसी चीज की जरूरत होगी तो बिट्टू को आवाज लगा लेना। इस तरह बिट्टू अपनी बुआ के ससुराल में सबकी सेवा में लग जाती है और बेचारी को पढ़ने का समय ही नहीं मिलता। अरे माँ, मैं काजल को कब से फोन लगा रहा हूँ, काजल फोन नहीं उठा रही है। मुझे बिट्टू की बहुत याद आ रही है। बिट्टू को गए 10 दिन हो गए हैं। मैं सोच रहा था कि आज ऑफिस के बाद मैं बिट्टू को लेने चले जाऊं।
अरे नाना बेटा, अभी बिट्टू को लाने की जरूरत नहीं है। बोल रही थी कि काजल की ननद के साथ मिलकर वह पीएससी की बहुत अच्छे से तैयारी कर रही है। बोल रही थी कि एग्जाम तक वो वहीं रुकेगी। लेकिन मम्मी, उसकी याद भी तो आ रही है मुझे। अरे बेटा, ऐसे काम थोड़ी ना चलेगा। बेटी की जात है, साल 6 महीने में वह भी ब्याह कर अपने ससुराल चली जाएगी। फिर क्या करोगे तुम? अरे भाग्यवान, जब की तब है। अभी तो हमें बिट्टू की बहुत याद आ रही है। ऐसा करता हूँ, मैं ही चले जाता हूँ काजल के ससुराल। काजल से भी मिल लूंगा और बिट्टू को लेते आऊंगा। नहीं, मैंने कहा ना, अभी जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है पापा, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही, मैं बाद में बात करता हूँ। आपको क्या जरूरत है अभी जाने की? और समझना चाहिए ना कि आपकी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है। बिट्टू वहाँ है तो काजल की बहुत मदद हो रही है। दादी, आपने मेरा लंच तैयार कर दिया, मुझे स्कूल के लिए देर हो रही है। पोहे बने रखे हैं, ले जाना लंच में। लेकिन दादी, मुझे तो रोटियां पराठे की आदत है, पोहे से मेरा पेट नहीं भरता है। आप वैसे भी 1 हफ्ते से बस पोहे ही भिजवा रही हैं। आप रोटियां पराठे क्यों नहीं देती हैं मुझे? अच्छा, तू अब कोई छोटी सी नहीं है जो मैं तेरे लिए रोटी या पराठे बनाकर रखूं। देख, मुझसे ना ये रोटी पराठे नहीं बनाए जाते हैं, और वैसे भी ज्यादा देर मैं खड़ी नहीं रह सकती हूँ। अगर तुझे खाना है तो तू खुद ही बना ले, समझी ना? 10वीं कक्षा में पहुँच गई है, लेकिन फिर भी इसे घर का कोई कामकाज नहीं आता। नाक कटवाएंगी दोनों की दोनों बहन अपने ससुराल जाकर। वैसे भी इन दोनों बहनों को कौन ही ब्याह कर ले जाएगा? बिन माँ की पली बढ़ी है, ऊपर से कोई कामकाज नहीं आता है। दादी, रोटी या पराठे नहीं देना है तो मत दीजिए, लेकिन ऐसी बातें मत कीजिए। हाँ हाँ, तेरे से पूछकर मैं तेरे हिसाब से बात करूंगी। दिमाग खा गई इस लड़की ने मेरा। बिट्टू दीदी की कितनी याद आ रही है मुझे। दीदी यहाँ होती तो रोज मेरे लंच में पराठे बनाकर देती, मुझे मेरी पसंद की चीजें बनाती और पढ़ाई में मेरी हेल्प भी करती। इस तरह धीरे धीरे 20 दिन का समय बीत जाता है, लेकिन बिट्टू काजल के ससुराल से वापस नहीं आ पाती है। और बिट्टू अब वहाँ बहुत परेशान हो चुकी थी, लेकिन वह बेचारी किसी से कुछ कह नहीं पा रही थी। क्यों बिट्टू, तुझे रोज रोज बताना पड़ेगा क्या? मुझे सोते हुए बादाम वाला दूध चाहिए। तूने बादाम वाला दूध लाया क्यों नहीं? बुआ, मैं बादाम वाला दूध लेकर आ रही थी, लेकिन तभी मुनमुन दीदी ने कहा कि उन्हें पीना है, और उन्होंने ग्लास मेरे हाथ से ले लिया। अच्छा, तो तू फिर से दूध बना कर ले आती। रसोई में दूध खत्म हो गया था बुआ। ऐसे कैसे दूध खत्म हो जाएगा? लगता है तूने भी दूध पीना स्टार्ट कर दिया है। नहीं बुआ, वो टिंकू की मम्मी है ना, उन्होंने आज टिंकू के लिए शायद कुछ बनाया था दूध से, इसीलिए दूध खत्म हो गया। ये जेठानी जी भी ना मेरे नाक में दम करके रखी है। बुआ, अब मैं जाऊँ क्या अपने कमरे में? मुझे थोड़ी पढ़ाई भी करनी है और मुझे नींद भी आ रही है। अरे रे, बड़ी आई पढ़ाई करने वाली। तुझे क्या लगता है कि तू ये बेकार के सपने पाल लेगी तो तू सपने सच कर लेगी? वो तो शुक्र मना मेरा कि मैंने तुझे अपने ससुराल में बुला लिया है और यहाँ तुझे घर के कामकाज और जिम्मेदारियाँ सिखा रही हूँ। नहीं तो कल को ससुराल जाएगी ना तो अपने पापा की नाक कटवाएगी। और देख बिट्टू, सच में जीना सीख, ये बेकार के सपने मत देख। तू ना घर के काम काज करेगी तो आगे चल के ससुराल में तुझे बहुत मदद मिलेगी। ये एससी पीएससी ना तेरे बस की बात नहीं है। और पढ़ाई लिखाई करके ना अपना टाइम वेस्ट मत कर। वह तो शुक्र मना कि बिन माँ की होने के बाद भी तुझे फाइनल ईयर तक पढ़ा लिखा दिया गया है। ऐसा मत कहिए बुआ, पापा भी तो चाहते हैं ना कि मैं पीएससी करूं, और उन्होंने तो मेरी पढ़ाई में कोई कमी नहीं की है। भैया पागल और तू भी पागल। भैया तो ना बस बेटियों के मुंह में पागल होते जा रहे हैं। जा जाकर सो जा, पढ़ाई वढ़ाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सुबह तुझे जल्दी उठना है। मैंने ना अपनी रूटीन चेंज कर दी है। अब मैं सुबह 5 बजे उठूंगी, और जब मैं उठूंगी तो तुम मुझे कॉफी बना कर दोगी, जूस बना कर दोगी। मॉर्निंग का जो भी है ना मेरा ब्रेकफास्ट का शेड्यूल, वो सब कंप्लीट करोगी तुम। ठीक है बुआ। इस तरह बिट्टू को बुआ के ससुराल में बहुत परेशान किया जा रहा था। बेचारी को पढ़ने लिखने का समय ही नहीं दिया जाता था, लेकिन बिट्टू ने भी ठान लिया था कि वह पीएससी की परीक्षा तो पास करके ही रहेगी। बिट्टू सब के काम कंप्लीट करने के बाद थकी हारी सी अपने कमरे में जाती है। उसे नींद बहुत परेशान करती है, लेकिन अपने सपनों के बारे में सोचकर वह आधी आधी रात तक अकेले कमरे में पढ़ाई करती है। लेकिन काजल के ससुराल में यह बात किसी को पता नहीं थी कि बिट्टू रात को सोने की बजाय पढ़ाई करती है। हेलो, हाँ मम्मी, अभी मायके नहीं आती मैं। अरे नहीं नहीं मम्मी, अब तो पूरा आराम है मुझे। वो देवरानी की भतीजी जो आ गई है, वह मेरे मुन्ने को भी संभाल लेती है और मेरे हिस्से के काम भी कर देती है। मुझे तो अब आराम ही आराम है, इसीलिए ना जब वो अपने घर वापस चली जाएगी तभी आऊंगी मैं। हाँ मम्मी, आप चिंता मत कीजिए, मुन्ने को बहुत अच्छे से संभाल रहे हैं हम सब। अरे बिट्टू, क्या हुआ? बुआ, वो मैं पूछ रही थी कि खाने में क्या बनाना है आज। क्यों, तुम्हारी बुआ ने बताया नहीं? उन्होंने तो अपने लिए मूंग दाल की खिचड़ी बनाने को कहा है, लेकिन खिचड़ी तो सब नहीं खाएंगे ना। अच्छा, काजल मूंग दाल की खिचड़ी खाने बोल रही है, तो एक काम करो, हमारे लिए ना आज तुम कुछ अच्छा एकदम चटपटा मसालेदार बना दो। ठीक है बुआ।
मजा आएगा जब देवरानी सादी सादी मूंग दाल की खिचड़ी खाएगी तो मैं उसके सामने चटकारे लेकर कुछ स्पाइसी चटपटा सा खाऊंगी। अरे यार, पढ़ाई करते करते ना कुछ खाने का मन कर रहा है। अभी आवाज लगाती हूँ मैं बिट्टू को। बिट्टू, बिट्टू। हाँ मुनमुन, क्या हुआ? अरे यार बिट्टू, कुछ खाने का मन कर रहा है, कुछ चटपटा सा बना दो ना। देखो बाहर बारिश भी हो रही है, मजा आएगा। क्यों ना तुम प्याज के पकोड़े बना लो। ठीक है, बना देती हूँ। पापा, पापा आप जाकर बिट्टू दीदी को ले आइए। बिट्टू दीदी के बिना मेरा मन नहीं लगता है और ना ही कुछ अच्छा खाने को मिल रहा है। हाँ बेटा, मुझे भी ना बिट्टू की बहुत याद आ रही है। अब बहुत हो गया, मैं आज ही जाके बिट्टू को ले आऊंगा। वैसे भी उसकी परीक्षा को मात्र 10 दिन बाकी है और पता नहीं उसकी कैसी क्या तैयारी चल रही होगी। मुझे भी बहुत चिंता हो रही है। तुम चिंता मत करो सोनू, आज ऑफिस से लौटते वक्त मैं तुम्हारी बुआ के घर जाऊंगा और बिट्टू को लेते आऊंगा, ठीक है? लेकिन पापा, फिर से दादी मना करेगी और आप दीदी को लाने का प्लान कैंसिल कर देंगे। पता है बेटा, दादी ऐसे तो जाने नहीं देगी, इसीलिए ना मैं दादी को बताए बिना ही जा रहा हूँ। और सुनो, तुम भी किसी को मत बताना कि मैं बुआ के घर जा रहा हूँ बिट्टू को लेने। ओके, प्रॉमिस पापा, मैं किसी से कोई बात नहीं करूंगी। ठीक है बेटा। इस तरह मधुर किसी से कुछ नहीं कहता है और चुपचाप बिट्टू को लेने काजल के ससुराल चला जाता है। लेकिन वहाँ जाने के बाद जो वह दृश्य देखता है, उसको देखकर मधुर का दिमाग खराब हो जाता है। बिट्टू, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि जहाँ मुनमुन पढ़ाई करे वहाँ बार बार साफ सफाई मत करना। मुनमुन को डस्ट से एलर्जी होती है। एक तो वैसे मेरी बेटी की परीक्षा को सिर्फ 10 दिनों का समय है। एक काम करो, यहाँ की सफाई तुम बाद में करना, पहले जाकर मुनमुन के कमरे की सफाई कर दो, ठीक है? जिससे कमरा साफ सुथरा रहेगा तो मुनमुन अच्छे से पढ़ाई कर पाएगी। और हाँ, मुनमुन के कमरे की सफाई करने के बाद आज रसोई की भी सफाई करना तुम, ठीक है? और जब मेरे बताए हुए सारे काम खत्म हो जाएंगे ना, उसके बाद ही अपनी बुआ के बताए कोई भी काम करना। तेरी बुआ को तो बहाना मिल गया है। माँ जी, ये क्या तरीका है? ये किस तरीके से आप मेरी बेटी से बात कर रही हैं? अरे मधुर बेटा, तू कब आया? जब माँ जी आप मेरी बेटी के ऊपर नौकरों की तरह सलूक कर रही थी तब आया। अरे यह मेरी बेटी है और यह अपनी बुआ के हेल्प के लिए यहाँ आई थी, आपके घर की काम वाली बनकर नहीं। आप लोगों ने मेरी बेटी की क्या हालत कर दी है? अरे भैया, आप वहाँ क्यों खड़े हैं? भैया आइए आइए, अंदर आइए। नहीं काजल, ये दिखावा करने की जरूरत नहीं है। तुमने मेरी बेटी से कहा था कि वह सिर्फ तुम्हारी मदद के लिए यहाँ आ रही है और यहाँ आकर वह आराम से बैठकर अपनी पढ़ाई कर सकती है। लेकिन ये सब मैंने आज अपनी आंखों से देख लिया कि इस घर में मेरी बेटी के साथ किस तरह नौकरों जैसा सलूक किया जा रहा था। अरे नहीं भैया, ये बस काजल बस, कोई भी सफाई देने की जरूरत नहीं है क्योंकि सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देख लिया। अरे मधुर बेटा, हमने तुम्हारी बेटी के साथ कोई बुरा सलूक नहीं किया है। तुम्हें तो हमारा एहसान मानना चाहिए जो हम इसे घर के कामकाज सिखा रहे हैं। नहीं तो कल को अगर इसकी शादी हो गई तो यह ससुराल में से तुम्हारा नाक कटवाएगी। क्या मतलब आंटी जी कि अगर शादी हो गई? क्यों नहीं होगी मेरी बेटी की शादी? अरे बेटा, बिन माँ की बेटी है, लोग यही सवाल करेंगे कि माँ तो थी नहीं, बेटी की परवरिश ना जाने बाप ने कैसे किया है। और इसे घर के कामकाज भी आते हैं या नहीं, 50 बातें सुनने को मिलती है ससुराल में। हम तो सिर्फ इसे घर के कामकाज सिखा रहे थे और कोई इस पर दया दृष्टि दिखाकर इसे शादी कर भी लेना तो जब ये घर के कामकाज नहीं जानेगी तो धक्के मारकर इसे घर से निकाल दिया जाएगा और फिर मायके में आकर बैठ जाएगी। माफ करना माँ जी, लेकिन मेरी बेटी ना किसी की दया दृष्टि का पात्र नहीं बनेगी। भैया, माँ जी ठीक ही कह रही है। अरे कौन ही ब्याह करेगा इसी लड़की से जिसकी माँ ना हो, जिसे घर के कामकाज ना आते हो। वह तो हम लोग कड़ी निगरानी रख कर इसे घर के कामकाज सिखा रहे हैं। नहीं तो इसे तो ढंग का कोई काम नहीं आता है और ऐसी लड़की ससुराल में कभी राज नहीं कर सकती है। मैंने कहा ना, मेरी बेटी किसी की दया का पात्र नहीं बनेगी। मेरी बेटी अपने जीवन में इतनी तरक्की करेगी और लोगों के लिए मिसाल पेश करेगी और अब मैं अपनी बेटी को 1 मिनट भी इस घर में नहीं रहने दूंगा। बिट्टू जाओ बेटा, अपना सामान लेकर आओ और अभी के अभी मेरे साथ घर चलो। ठीक है पापा। भैया देखो, बेटियों के प्यार में बहकर ना आप अंधे हो गए हो। आपको ना अब इनकी पढ़ाई लिखाई नहीं बल्कि इनकी शादी के बारे में सोचना चाहिए। बस काजल, एक शब्द नहीं, ये मेरी बेटियां हैं और इनकी शादी ब्याह की जिम्मेदारी ना मेरे ही कंधे में रहने दो। जिस तरह से मैंने तुम्हारी शादी की है उसी तरह अपनी बेटियों की भी शादी कर दूंगा, ठीक है? इस तरह मधुर गुस्से से पैर पटकते हुए अपनी बेटी बिट्टू को लेकर अपने घर आ जाता है और वहाँ आकर वो अपनी माँ को खूब खरखरोटी सुनाता है। अरे ये क्या मधुर, तू बिट्टू को यहाँ क्यों ले आया? और तूने मुझे बताया नहीं कि तू काजल के ससुराल जाने वाला है? हाँ माँ, क्योंकि मैं अपनी बेटी को ना किसी के घर की नौकरानी बनते हुए नहीं देख सकता। मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूँ ताकि मैं अपनी बच्चियों का अच्छे से भविष्य बना सकूं, बल्कि इसलिए नहीं कि मैं अपनी बेटी को दूसरे के घर नौकरानी बनने को भेजूं। मधुर, ये कैसी बात कर रहा है तू? अपनी बुआ के घर में जाकर यदि 4 काम उसने कर दिए तो क्या ये अपनी बुआ के घर की नौकरानी हो गई? दीदी आ गई आप? हाँ सोनू, आ गई मेरी बहन में। बिट्टू ये सामान लेकर तुम अंदर जाओ, मैं भी आता हूँ। ठीक है पापा।
मम्मी, मैंने काजल और अपनी बेटियों में कभी कोई फर्क नहीं समझा। मैंने काजल को भी अपनी बेटी की तरह समझा, लेकिन आप सब लोगों ने ना मेरी बेटियों के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है। सीधे सीधे कहूँ तो आप सबने मिलकर अत्याचार किया है। लेकिन अब बहुत हो गया। अब मैं ना अपने बच्चों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। अब मैं खुद खुद हाफ टाइम करके अपने बच्चों की देखभाल करूंगा, लेकिन आप लोगों से कोई उम्मीद नहीं रखूंगा। और सुन लीजिए, यदि एक काम वाली घर में कम पड़ रही है तो मैं एक और काम वाली लगवा देता हूँ, लेकिन अब ये 10 दिन आप मेरी बेटी से घर के कोई काम नहीं करवाएंगी, क्योंकि 10 दिनों बाद उसकी पीएससी की परीक्षा है। हाँ हाँ, बना अपनी बेटी को कलेक्टर। तुझे क्या लगता है कि तूने सपने देख लिए तो तेरी बेटी उसे पूरे कर देगी? अरे बेटा, ये 4 किताब ना पढ़कर वो घर के काम काज सीख लेगी ना तो ससुराल में से बहुत मदद मिलेगी। नहीं तो तुम जानते हो कि ससुराल में से कितने ताने सुनने को मिलेंगे। मैंने कहा ना माँ कि मुझे ना इस टॉपिक में अब किसी से कोई बात नहीं करनी है, पर प्लीज आप मेरी बात याद रखिएगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो माफ करना, मैं बहुत मजबूर हो जाऊंगा और अपनी बेटियों को लेकर शायद कहीं और रहने चला जाऊंगा। वाह बेटा, आज तेरे लिए तेरी माँ से बढ़कर तेरी बेटियाँ हो गई हैं। आप लोगों ने मुझे मजबूर किया है माँ। आप तो खुद माँ होकर भी मेरी बिन माँ की बेटियों को कितना सताया है। आज मधुर ने बिल्कुल सही बात की है। तुम खुद एक माँ हो, लेकिन उन बेचारी बिन माँ की बेटियों का दर्द तुमने कभी नहीं समझा। और मधुर अपनी बेटियों को लेकर अगर इस घर से जाएगा ना तो मैं भी मधुर के साथ चला जाऊंगा। फिर रहना तुम इतने बड़े घर में अकेली। काजल तो काजल, तुमने भी बेचारी दोनों बेटियों को परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। ऐसा मत कहिए जी, ऐसा मत कहिए, ऐसा मत कहिए, ऐसा मत कहिए जी। मैं अकेली क्या ही करूंगी इस घर में। ठीक है, मैं आज के बाद बिट्टू और सोनू को कभी परेशान नहीं करूंगी, लेकिन प्लीज आप लोग इस घर को छोड़कर जाने की बात मत करना। इस तरह मधुर का गुस्सा देखकर आज उर्मिला देवी बहुत परेशान हो जाती है और उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। अब उर्मिला देवी ने ठान लिया कि वह बच्चों को परेशान नहीं करेगी और हमेशा उनकी मदद करेगी। इधर पीएससी की परीक्षा को बस कुछ ही दिन बाकी थे और उधर बिट्टू मन लगाकर पढ़ाई कर रही थी। उर्मिला देवी अकेले ही घर के कामकाज करती रहती, लेकिन सोनू और बिट्टू को परेशान नहीं करती और सोनू और बिट्टू भी मन लगाकर अपनी अपनी पढ़ाई में जुटी रहती। और इधर मधुर ने भी अपनी बेटियों की सही देखभाल के लिए ऑफिस से 1 महीने की छुट्टी ले ली। धीरे धीरे 10 दिन का समय बीत जाता है और वह दिन भी आ जाता है जब बिट्टू की पीएससी की परीक्षा होती है। जाओ जाओ बिटिया, जाकर अच्छे से एग्जाम लिख कर आओ और मेरा नाम रोशन करो। हाँ माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं ना बहुत अच्छे से एग्जाम दूंगी और मेरा सिलेक्शन तो होकर ही रहेगा। और भाभी, क्या हुआ आपकी भतीजी बिट्टू का? वो एग्जाम दे रही है या नहीं? अब मुझे क्या पता, मैं तो यहाँ हूँ ना मुनमुन। वैसे बेचारी को एग्जाम देकर ना समय और रुपए की बर्बादी नहीं करनी चाहिए। क्या ही होगा उसका? हाँ, वो तो मैं भी जानती हूँ, क्या ही होगा उसका। उधर बिट्टू के पापा भी बिट्टू की सारी तैयारी करवाकर उसे अपने साथ एग्जाम सेंटर लेकर जाते हैं। हाँ बेटा, मधुर गया है बिट्टू को लेकर, अब तो वो आते भी होंगे, परीक्षा तो छूट गई होगी। अच्छा ठीक है बेटा, तू ऑफिस के लिए निकल जा, मैं आ रहा हूँ एग्जाम सेंटर। मैं बिट्टू को लेकर घर आ जाऊंगा। सुनो भाग्यवान, वो मधुर के ऑफिस से एक अर्जेंट फोन आ गया है तो मधुर ऑफिस जा रहा है। मैं बिट्टू को लेने जा रहा हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगा। ठीक है जी। ये लोग तो ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे उस बिट्टू का सिलेक्शन हो ही जाएगा। अरे क्या ही होगा उसका, उसकी शादी हो जाए यही बहुत बड़ी बात है। गीता, ओ गीता। हाँ दीदी, बड़े दिनों बाद आई हैं आप। अरे वो बिट्टू परीक्षा देने गई है ना, तो मैंने सोचा कि अब तक आ गई होगी, चलकर पूछ लूं कि उसका पेपर कैसा बना। सभी लोग बस यही बोलकर मजाक उड़ा रहे हैं कि बिट्टू क्या ही कर लेगी, वह तो घर के काम काज ही कर ले, यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन मुझे ईश्वर के ऊपर पूरा भरोसा है कि बिट्टू इस एग्जाम को जरूर पास करेगी। वो तो ऊपर वाला ही जाने, हम क्या ही कह सकते हैं। वैसे अगले हफ्ते सोनू का भी तो रिजल्ट आने वाला है ना, उसने भी तो एनडीए की परीक्षा दी है ना। हाँ दीदी, अब रिजल्ट आ जाए तभी बात करें हम इस बारे में। अच्छा ठीक है, बिट्टू आ जाए ना तो उसे बताना कि मैंने बुलाया है। आज मैंने खीर का प्रसाद भी बनाया है, बिट्टू को खीर बहुत पसंद है। और हाँ, सोनू को भी भिजवाना। ठीक है, भिजवाऊंगी। कोई एनडीए का दे चाहे कोई पीएससी का दे, मुझे पता है होना जाना कुछ नहीं है। इन दोनों लड़कियों की शादी हो जाए यही बहुत बड़ी बात है। बिट्टू का एग्जाम बहुत अच्छा रहता है, वो बहुत अच्छी स्कोरिंग करती है। 1 महीने बाद सोनू और बिट्टू दोनों का रिजल्ट आता है। बिट्टू ने जहाँ पर पीएससी की परीक्षा पास करके एसडीएम की पद हासिल किया था, वही सोनू ने एनडीए की परीक्षा पास करके फ्लाइंग ऑफिसर का पद हासिल किया था। माँ, माँ। हाँ मुन्नू, मुझे पता है बेटा, तू क्या बताने वाली है? काजल ने बताया मुझे कि बिट्टू ने पीएससी की परीक्षा पास करके एसडीएम की पद हासिल की है। उतना ही नहीं माँ, बिट्टू की छोटी बहन सोनू, जिसने पिछले साल ही 10वीं पास किया था, उसने भी एनडीए की परीक्षा पास करने के बाद इंटरव्यू भी क्लियर कर लिया और मेडिकल भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद उसने फ्लाइंग ऑफिसर का पद हासिल किया है। इस तरह सोनू और बिट्टू की कामयाबी सुनकर सब लोग दंग रह जाते हैं। इधर मधुर अपनी दोनों बेटियों के साथ
मिठाई लेकर अपनी बहन के ससुराल पहुंचता है। माँ जी, पता तो चल ही गया होगा आपको, बस मैं आपका मुंह मीठा करवाने आया हूँ। और हाँ माँ जी, आपकी एक चिंता भी खत्म हो गई कि मेरी बेटियां ससुराल जाकर मेरा नाम खराब करेंगी। ससुराल की बात तो दूर है, लेकिन हाँ, मेरी बेटियों ने बिना ससुराल जाए मेरा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। और माँ जी, सिर्फ एक माँ ही नहीं, अगर चाहें तो एक पिता भी अपनी बेटियों को अच्छा संस्कार दे सकते हैं। सॉरी भैया, मैंने भी सोनू और बिट्टू को बहुत परेशान किया, लेकिन आज मुझे बहुत गर्व हो रहा है कि मेरी दोनों भतीजियां इतने बड़े पद को ग्रहण करने वाली हैं। इस तरह सोनू और बिट्टू की कामयाबी ने अब सबका मुंह बंद कर दिया। तो दोस्तों, यह हमारी कहानी का दूसरा और अंतिम भाग है। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को यह कहानी जरूर पसंद आई होगी।